नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में फिर से आपका स्वागत है। और आज दोस्तों हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे फंडामेंटल राइट से रिलेटेड। फंडामेंटल राइट दोस्तों आपको पता है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे हम बात कर लें यूपीएससी की, पीसीएस की या किसी भी एसएससी लेवल के एग्जाम की, सभी में दोस्तों इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है। आप किसी भी साल का क्वेश्चन पेपर निकाल के देखिए, आपको इस टॉपिक से क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। एंड दोस्तों आज जिन क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे ये ऑलरेडी प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं, इसका मतलब हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। दोस्तों पहला क्वेश्चन चलिए डिस्कस करते हैं। अब दोस्तों आपने क्या करना कि वीडियो को 4-5 सेकंड के लिए पॉज करना, क्वेश्चन को पढ़ना, ऑप्शंस को पढ़ना, फिर ये देखना कि आपको ये क्वेश्चन आता है या नहीं आता। बाकी मैं तो समझा ही रहा हूं, अगर आपको नहीं आएगा तो आप समझ लेना। दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन है कि मतलब ये व्हाट इज द पोजीशन ऑफ राइट टू प्रॉपर्टी इन इंडिया, यानी कि राइट टू प्रॉपर्टी का आज की डेट में क्या स्टेटस है हमारे देश में, कि ये लीगल राइट है, फंडामेंटल राइट है या कोई भी राइट नहीं है। तो दोस्तों आपको पता है राइट टू प्रॉपर्टी जो है ये फंडामेंटल राइट हुआ करता था 1978 से पहले। फिर क्या हुआ दोस्तों, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ हमारे संविधान में 1978 के अंदर। तो 1978 में क्या किया गया, राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट की कैटेगरी से हटा दिया गया एंड फिर इसको एक लीगल राइट बना दिया गया अंडर आर्टिकल 300A। तो दोस्तों अब अगर हम ऑप्शंस चेक करेंगे तो सी तो ऐसे एलिमिनेट हो गया एंड डी भी एलिमिनेट हो गया। अब दोस्तों इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या आती है कि ये जो राइट है ये सिर्फ सिटीजन्स को अवेलेबल है या फिर मतलब किसी को भी दे सकते हैं, कि फॉरेनर जो है उनको भी ये राइट मिला हुआ है या भारत के नागरिकों को ही मिला है। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि जो राइट टू प्रॉपर्टी है अंडर आर्टिकल 300A ये सभी को मिला है। दोस्तों भारत में जो भी रह रहा है, चाहे इसके पास सिटीजनशिप है या नहीं है, मतलब चाहे फॉरेनर है चाहे इंडियन सिटीजन है, सबको ये राइट मिला हुआ है। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन है राइट टू प्राइवेसी इज प्रोटेक्टेड अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी राइट टू प्राइवेसी दोस्तों जो है ये कौन से आर्टिकल के तहत हमें मिल रखा है। तो इसका आंसर है दोस्तों आर्टिकल 21। आपको पता है 2017 में दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू प्राइवेसी को इस कैटेगरी में डाला था, जस्टिस के.एस. पुट्टास्वामी केस। आपको ये पता होना चाहिए दोस्तों, अगर आप यूपीएससी पीसीएस के वो है ना एस्पिरेंट, तो आपको ये बात पता भी होगी मेरे ख्याल से। जस्टिस के.एस. पुट्टास्वामी दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट थी सुप्रीम कोर्ट की इसके अंदर, जिसमें इन्होंने क्या बोला, राइट टू प्राइवेसी भी हमारा मौलिक अधिकार है अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है यूपीएससी 2020 में ये पूछा गया था, इसमें क्या पूछा गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ फंडामेंटल राइट्स इनकॉर्पोरेट्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी दोस्तों आपको पता है किसमें है, आर्टिकल 17 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि फंडामेंटल राइट में ये है अंडर आर्टिकल 17। अब दोस्तों इसमें पूछा हुआ है कि ये कौन सी कैटेगरी में, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन है, राइट टू फ्रीडम है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है, राइट टू इक्वालिटी। आपको पता है काफी सारी कैटेगरीज है फंडामेंटल राइट्स के अंदर। अब आर्टिकल 17 दोस्तों है ऑप्शन डी के अंदर, यानी राइट टू इक्वालिटी के अंदर। आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक दोस्तों हमारे राइट टू इक्वालिटी के राइट्स हैं, ये बात आपको पता होगी। नहीं पता तो दोस्तों आप यहाँ पे देख लीजिए। सबसे पहला क्या है, राइट टू इक्वालिटी में 14 से लेकर 18 तक आप यहाँ पे देख सकते हैं आर्टिकल 17। अनटचेबिलिटी की बात किसमें दे रखी है दोस्तों, आर्टिकल 17 में। नेक्स्ट क्वेश्चन ये दोस्तों 2019 में पूछा गया था। अब इसमें दोस्तों इंपॉर्टेंट बात क्या है कि लोगों को पता नहीं होता, राइट टू मैरी, मतलब यूपीएससी ने ये क्वेश्चन पूछ लिया कि राइट टू मैरी ये फंडामेंटल राइट है या नहीं है, अगर है तो कौन से उसमें दे रखा है, 19 में है, 21 में है, 25 में है या 29 में है। अब दोस्तों राइट टू मैरी है तो ये भी किस में आ गया, आर्टिकल 21 में आ गया। सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों ये बात अपनी एक जजमेंट में बोली थी, हादिया केस में ये बात बोली थी। इसको दोस्तों कहा जाता है शफीन जहान वर्सेस अशोक केएम 2018, ये दोस्तों केस है। इसको हादिया केस के नाम से भी जाना जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने इसी केस में बोला था कि राइट टू मैरी हमारा मौलिक अधिकार है अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसे दोस्तों हादिया केस भी बोलते हैं। एंड देखिए 2018 में ये क्वेश्चन मतलब सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दी एंड 2019 में यूपीएससी ने पूछ लिया। तो करंट अफेयर्स कितना इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए आप समझ सकते हैं। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि राइट टू प्राइवेसी इज प्रोटेक्टेड एज एन इंट्रिंसिक पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। Which of the following in the Constitution of India correctly and appropriately imply the above statement?
अब आपको पता है दोस्तों, आप सारे ऑप्शन सीधा ही एलिमिनेट कर सकते हैं अगर आपको आंसर पता है। राइट टू लाइफ आपको पता है क्या है हमारा, आर्टिकल 21, तो ऑप्शन सी मतलब ऑप्शन 3 इसका आंसर है। सीधी सी बात, बाकी में तो बाकी ऑप्शन दोस्तों आप सीधा सीधा एलिमिनेट कर सकते हैं क्योंकि उसमें राइट टू लाइफ की बात दे ही नहीं रखी किसी में भी, तो आर्टिकल 21 इसका आंसर है। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ पे दोस्तों बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ये 2017 में पूछा गया था यूपीएससी में, द माइंड ऑफ द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिफ्लेक्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। यानी कि जब मतलब ये पूछ रहा है क्वेश्चन एक तरह से कि जो हम जिन्होंने हमारा संविधान बनाया, यानी जो हमारे फाउंडिंग फादर्स हैं, उनका मतलब जो भी इनकी सोच थी एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशन को लेके जो उनकी सोच थी वो किस में दर्शाती है, फंडामेंटल राइट्स में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में, फंडामेंटल ड्यूटीज या प्रियम्बल। तो दोस्तों आंसर है इसका प्रियम्बल। आपको पता है प्रियम्बल क्या है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की एक समरी है। एक बहुत ही फेमस दोस्तों हमारे देश में वकील साहब थे जिनका नाम था एन ए पालखीवाला, नानी पालखीवाला दोस्तों इनका नाम था। इन्होंने प्रियम्बल को क्या बोला था, ये आइडेंटिटी कार्ड है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। नानी पालखीवाला साहब दोस्तों बहुत ही बड़े वकील थे हमारे भारत देश के, एंड इन्होंने ही कहा था कि आइडेंटिटी कार्ड है। एंड दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशन जिन्होंने बनाया है, जो हमारे फाउंडिंग फादर्स है, उनका जो एक तरह से उनकी जो सोच है किस में दर्शाई जाती है, प्रियम्बल के अंदर। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग आर फंडामेंटल फॉर द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। अब दोस्तों यहाँ पे भी लोग, जो पिछला क्वेश्चन था ना दोस्तों, उसमें प्रियम्बल के बदले लोग फंडामेंटल राइट क्लिक कर देते थे, मतलब टिक कर देते थे। इसलिए मैंने आपको ये ऑप्शन मतलब ये क्वेश्चन यहाँ पे पढ़ा दिया ताकि आपको पता हो कि इसका आंसर फंडामेंटल राइट नहीं है। अब अगला भी दोस्तों ऐसे ही है, अगले में भी आंसर फंडामेंटल राइट नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या है कि फंडामेंटल फॉर द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री, इनमें से जो भी आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें कौन सी ऐसी चीज है जो इस लाइन को रिप्रेजेंट करती है। तो दोस्तों राइट्स तो है नहीं हमारे, मतलब संविधान में दोस्तों पार्ट 4 में डीपीएसपी के बारे में दे रखा है, ठीक है। एंड डीपीएसपी ही हैं दोस्तों जो इस लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं, फंडामेंटल फॉर द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। इसका मतलब क्या हुआ कि जो डीपीएसपी है इसमें क्या लिखा है, कुछ डायरेक्शंस दे रखे हैं। डीपीएसपी का मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये दोस्तों एक डायरेक्शन दे रहा है, डायरेक्शन किसको दे रहा है, स्टेट को, कि स्टेट जब भी कानून बनाए इन प्रोविजंस को ध्यान में रखकर बनाए। यानी कि डीपीएसपी में कुछ प्रोविजंस दे रखे हैं, अगर हमारी सरकार को कोई भी कानून बनाना है तो डीपीएसपी को पहले एक बार पढ़ेंगे, उसके बाद कानून बनाएंगे। तो इसका आंसर क्या है दोस्तों, ऑप्शन सी। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन राइट्स एंड ड्यूटीज। ये भी दोस्तों यूपीएससी का क्वेश्चन है 2017 का। अब दोस्तों आप सारे ऑप्शंस पढ़िए एक एक, चलो नीचे से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला मतलब लास्ट ऑप्शन क्या है, ड्यूटीज नॉट राइट्स आर इंपॉर्टेंट फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ द स्टेट। इसमें क्या लिखा है कि मतलब एक तरह से अगर हमारे स्टेट को, यानी एक तरह से स्टेट को स्टेबल रखना है तो ड्यूटीज ज्यादा जरूरी है, राइट्स की उसमें कोई इज्जत ही नहीं है। तो दोस्तों ऐसा तो है नहीं, अगर राइट्स नहीं मिलेंगे यानी सबको अधिकार नहीं मिलेंगे तो जो एक तरह से जिनकी मेजोरिटी पॉपुलेशन है वो दादागिरी स्टार्ट कर देंगे माइनॉरिटीज के ऊपर, तो ये तो गलत हो गया। तीसरा ऑप्शन क्या है, राइट्स नॉट ड्यूटीज आर इंपॉर्टेंट फॉर द एडवांसमेंट ऑफ द पर्सनैलिटी ऑफ द सिटीजन। यानी कि अगर किसी की पर्सनैलिटी को इंप्रूव करना है तो राइट्स ज्यादा जरूरी हैं, ड्यूटीज की कोई वैल्यू नहीं है। तो दोस्तों ये भी बात गलत है। आपको पता है कि जितने इंपॉर्टेंट अधिकार होते हैं उतने इंपॉर्टेंट हमारे कर्तव्य भी होते हैं। जैसे कि हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं कुछ हमारे देश के प्रति, कि हमें अपने नेशनल फ्लैग का सम्मान करना है, ऐसी काफी सारी चीजें दोस्तों ड्यूटीज के अंदर दे रखी हैं, तो वो भी इंपॉर्टेंट होता है, राइट्स भी इंपॉर्टेंट होता है। अकेले राइट्स के बेसिस पे किसी का पर्सनैलिटी डेवलपमेंट नहीं हो सकता। फिर दोस्तों सेकेंड ऑप्शन क्या है, राइट्स आर पर्सनल एंड हेंस इंडिपेंडेंट ऑफ सोसाइटी एंड ड्यूटीज। दोस्तों राइट्स पर्सनल है, इसको छोड़ो आप, इसमें गलत बात क्या लिख दी कि इंडिपेंडेंट ऑफ सोसाइटी। जो हमारे राइट्स है दोस्तों कहीं ना कहीं सोसाइटी के ऊपर ही डिपेंड करते हैं। हमें राइट्स इसलिए तो दिए जाते हैं ताकि सोसाइटी में कुछ जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है वो माइनॉरिटी के ऊपर दादागिरी ना करे, यानी कि सोसाइटी से लेना देना है हमारे अधिकार का, तभी हमें अधिकार मिल रखे हैं। उसके बाद दोस्तों फर्स्ट ऑप्शन है, राइट्स आर कोरिलेटिव विद ड्यूटीज। यानी कि जो राइट्स हैं एंड जो ड्यूटीज हैं ये आपस में जुड़े हुए हैं, इनको आप अलग नहीं कर सकते, आपको दोनों को बैलेंस करके चलना पड़ेगा, तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा। तो दोस्तों इसका आंसर यही है, फर्स्ट ऑप्शन इसका सही जवाब है दोस्तों। ये आपको दोस्तों आपने एक बुक का नाम सुना होगा लक्ष्मीकांत,
ये दोस्तों बहुत फेमस बुक है पॉलिटी सब्जेक्ट के लिए। यूपीएससी की जो भी तैयारी करता है वो इस बुक को जरूर पढ़ता है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि लक्ष्मीकांत से सीधा क्वेश्चन उठाया हुआ है। फंडामेंटल ड्यूटीज का जब आप उसमें चैप्टर खोलेंगे ना, तो सबसे पहली लाइन दोस्तों यही लिखिए सबसे पहली लाइन देखिए, यही लिखिए, राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द सिटीजन्स आर को रिलेटिव एंड इनसेपरेबल। को रिलेटिव। तो आप देख रहे हैं कि लक्ष्मीकांत से सीधा क्वेश्चन उठा के डाल दिया गया यूपीएससी के एग्जाम में। तो लक्ष्मीकांत कितनी इंपॉर्टेंट बुक है हमारे लिए। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। दोस्तों आप जब भी क्वेश्चन पढ़े ना, तो ये इस चीज पे जरूर ध्यान देना कि पूछा गया है, करेक्ट पूछा है या इनकरेक्ट पूछा है, क्योंकि कई बार गलतियां हो जाती हैं अगर हम क्वेश्चन सही से ना पढ़ें। तो पहला ऑप्शन है, राइट्स आर क्लेम्स ऑफ द स्टेट अगेंस्ट द सिटीजन्स। अब दोस्तों जो राइट्स हैं वो स्टेट को थोड़ी मिले हैं, वो तो हमें मिले हैं, भारत के नागरिकों को मिल रखे हैं, मतलब जनता को मिल रखे हैं, सरकार को थोड़ी दिए हैं। तो पहला ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गया कि जनता के खिलाफ स्टेट को कुछ अधिकार दिए हैं, ऐसा थोड़ी है। फिर अगला क्या है, राइट्स आर प्रिविलेजेस विच आर इनकॉर्पोरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ स्टेट। अब देखिए दोस्तों, प्रिविलेजेस तो ये है नहीं। प्रिविलेजेस का मतलब क्या हुआ कि कुछ लोगों को एडवांटेज दिया जा रहा है राइट्स के हिसाब से, कि मतलब कुछ लोगों को राइट्स दिए हैं, मतलब कुछ लोगों को प्रिविलेजेस प्रोवाइड किए हैं, बाकियों के पास ऐसी चीज नहीं है, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। अब दोस्तों अगला है, राइट्स आर क्लेम्स ऑफ द सिटीजन्स अगेंस्ट द स्टेट। तो दोस्तों यही इसका सही जवाब है। क्यों? आपको पता है कि राइट्स किसको मिले हैं, भारत की जनता को मिले हैं। किसके खिलाफ मिले हैं? स्टेट के खिलाफ, यानी गवर्नमेंट के खिलाफ। एक तरह से आप कह सकते हैं कि गवर्नमेंट ऐसा कुछ भी काम नहीं कर सकती जिससे कि हमारे मौलिक अधिकार का हनन हो। अगर ऐसा गवर्नमेंट काम करती है तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट फिर गवर्नमेंट के उस कानून को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देता है। तो दोस्तों राइट्स क्या है? क्लेम है ये सिटीजन्स के क्लेम्स हैं अगेंस्ट द स्टेट, यानी हमारी सरकार के खिलाफ एक तरह से। अगला तो दोस्तों आप देख रहे हैं अजीब सा ही ऑप्शन ही है, तो ये तो आप वैसे भी एलिमिनेट कर सकते हैं कि सिर्फ कुछ सिटीजन्स को दे रखा है, बाकियों को नहीं दे रखा। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एनविसाइज्ड बाय द राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब दोस्तों अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक स्लाइड दिखाई थी, मतलब एक पीपीटी का एक पेज दिखाया था जिसमें मैंने फंडामेंटल राइट्स की बारे में दिखाया था। उसमें कुछ कैटेगरी थी, राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो इसमें दोस्तों यही पूछा गया है कि राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन में कौन कौन से प्रोविजंस आते हैं। इसमें 4 प्रोविजंस दोस्तों दे रखे हैं। अब आपको बताना है कि कौन सा वाला राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन का है। प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स्ड लेबर। दोस्तों ये तो आर्टिकल 23 है, तो यानी कि, और आपको पता है कि राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन में कौन कौन से आर्टिकल आते हैं, 23 एंड 24, यानी कि पहला तो सही है। दूसरा क्या है, अनटचेबिलिटी, ये 17 है दोस्तों, राइट टू इक्वलिटी में है, तो ये तो गलत हो गया। अगला है माइनॉरिटीज, ये तो दोस्तों आर्टिकल 29 एंड 30 में माइनॉरिटीज के बारे में दे रखा है, यानी कि ये भी गलत हो गए। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स में आते हैं दोस्तों ये माइनॉरिटीज वाले। एंड लास्ट ऑप्शन है दोस्तों इसमें प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यानी एक तरह से चाइल्ड लेबर के बारे में दे रखा है, तो ये है आर्टिकल 24। तो 23 भी हो गया, 24 भी हो गया, यानी फर्स्ट एंड फोर्थ सही है। अब देखिए इसमें हमें करेक्ट आंसर बताना है, तो जहां पे भी फर्स्ट एंड 4 है वही हमारा आंसर है, लाइक ऑप्शन सी। कौन सा सही है? फर्स्ट एंड 4। आप देख सकते हैं दोस्तों, मैंने दोबारा यहाँ पे स्लाइड लगा दी। देखिए राइट टू इक्वालिटी में 14 से लेके 18, राइट टू फ्रीडम 19 से लेके 22। अब देखिए ये था दोस्तों क्वेश्चन में पूछा, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन आर्टिकल 23 एंड 24, फोर्स्ड लेबर एंड चाइल्ड लेबर, जो अभी ऑप्शन में आपने देखा था। अब दोस्तों ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एंड इस क्वेश्चन को लेके बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन थी। यहां तक कि दोस्तों कोचिंग इंस्टीट्यूट्स जो होते हैं, अपने इतने फेमस कोचिंग इंस्टीट्यूट सुने हैं जो कि यूपीएससी की कोचिंग प्रोवाइड करते हैं, उनको भी इसका आंसर नहीं पता था। बहुतों ने गलत आंसर दोस्तों बताया था अपनी आंसर की में। जब यूपीएससी ने अपनी आंसर की निकाली तब लोगों को आंसर समझ आया। राइट टू वोट, यानी दोस्तों जो आप लोग वोट देते हैं वो आपका कौन सा अधिकार है? फंडामेंटल राइट है, नेचुरल राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है या लीगल राइट है? इसको लेके दोस्तों बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन थी। अब ये दोस्तों कुछ लोगों को लगता है कि वोट देना हमारा मौलिक अधिकार है, जो कि गलत है। अगर ये मौलिक अधिकार होता तो फंडामेंटल राइट्स की कैटेगरी में इसमें मतलब फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 12 से 35 में इसके बारे में कहीं ना कहीं लिखा होता, तो ये हमारा फंडामेंटल राइट तो है नहीं।
बट आपको पता है कि सब लोग न्यूज में बोलते रहते हैं कि वोट देना हमारा अधिकार है, वोट देना हमारा अधिकार है, तो लोग इसको फंडामेंटल राइट समझते हैं, तो इस पे टिक कर देते हैं, जो कि गलत हो गया। ठीक है, नेचुरल राइट तो कोई चीज ही नहीं है दोस्तों, फालतू चीज है ये। अब यहां पर दो ऑप्शन आ जाते हैं, लीगल राइट एंड कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। तो दोस्तों कोचिंग वालों ने इसका आंसर क्या दिया, कुछ ने तो दोस्तों फंडामेंटल राइट दिया था, कोचिंग वालों ने जो कोचिंग पढ़ाते हैं, एंड कुछ ने दिया था लीगल राइट। उन्होंने बोला कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में इसके बारे में दे रखा है 1950 एंड 1951। दोस्तों हमारे पास दो वो है ना, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, इलेक्शन से रिलेटेड जो भी बातें इसी में दे रखी हैं, तो इसके बारे में वोटिंग के बारे में दे रखा था। ठीक है, तो कोचिंग वालों ने बोला कि यही इसका आंसर है। बट फिर आती है यूपीएससी की आंसर की। यूपीएससी क्या बोलता है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। यूपीएससी ने बोला ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट क्यों बोला यूपीएससी ने, क्योंकि अंडर आर्टिकल 326 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान के आर्टिकल 326 में इसके बारे में दे रखा है। एंड अगर हमारे संविधान में दे रखा है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दे रखा है, तो ये क्या हो गया, हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हो गया। 326 में दोस्तों क्या है, यूनिवर्सल एडल्ट सफराज। यूनिवर्सल एडल्ट सफराज आपको पता है क्या है, कि जो भी व्यक्ति 18 से ऊपर है उनको वोट देने की अनुमति मिल रखी है एज पर आर्टिकल 326 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यूनिवर्सल एडल्ट सफराज बोल लीजिए या यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज बोल लीजिए दोस्तों, इसको दोनों बोला जाए, दोनों चीज बोली जाती है इसको, तो ये भी आपको पता होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखना कि राइट टू वोट हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, इसमें तो आधे से ज्यादा बच्चे गलत कर देते हैं। एज फार एज द आर्म फोर्सेस आर कंसर्न, द फंडामेंटल राइट्स आर ग्रांटेड अंडर आर्टिकल 14 एंड 19 आर। यानी कि दोस्तों इसमें पूछा गया है कि जो फंडामेंटल राइट्स है ना आर्म फोर्सेस के, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, ये सब जो होते हैं, इनके कुछ फंडामेंटल राइट्स को दोस्तों सस्पेंड किया जा सकता है। अब इसके ऑप्शन पढ़िए आप। सबसे पहले क्या बोला कि आर्म फोर्सेस को आर्टिकल 14 एंड 19 मिलते ही नहीं है, नॉट अवेलेबल एट ऑल। तो ऐसा तो दोस्तों होता ही नहीं है। ठीक है, ये हो गया गलत। अब देखिए इसमें क्या लिखा है दूसरा ऑप्शन, की आर्म फोर्सेस को मिलते हैं बट बाकी फोर्सेस को नहीं मिलते, यानी जो भी अलग होती है आर्म फोर्सेस से अलग, पुलिस वगैरह या पैरामिलिट्री जो भी बोलते हैं दोस्तों, मतलब आर्म फोर्सेस के अलावा जो भी बाकी फोर्सेस होती हैं, इसमें लिखा है कि उनको नहीं मिलता, सिर्फ आर्म फोर्सेस को ये राइट्स मिलते हैं। तो ये भी गलत हो गया दोस्तों। अब अगला है कि जो आर्टिकल 14 एंड आर्टिकल 19 है ना, ये इनको प्रोवाइड किया जाता है, मतलब अवेलेबल है। वो कब अवेलेबल होते हैं, जब इनका चीफ इनको परमिशन देते हैं। जब इनके चीफ इनको परमिशन देते हैं, मतलब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की जब परमिशन मिलती है, तभी इनको ये राइट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। तो दोस्तों ये भी बात गलत है, क्योंकि आर्टिकल मतलब जो इससे रिलेटेड आर्टिकल है ना दोस्तों हमारे संविधान में, अब मतलब आर्टिकल 12 से लेके 35 में दोस्तों इसके बारे में दे रखा है। अब अगर आप चेक करेंगे ना, तो लास्ट के 3 आर्टिकल आप चेक करना। आर्टिकल 35 में क्या है कि पार्लियामेंट के पास पावर है फंडामेंटल राइट से रिलेटेड कानून बनाने की। एंड दोस्तों लास्ट ऑप्शन देखिए एक बार आप, अवेलेबल ओनली अकॉर्डिंग टू लॉ मेड बाय पार्लियामेंट। ये ऑप्शन दोस्तों इसका सही है कि पार्लियामेंट जो चाहेगी वैसा होगा। अगर पार्लियामेंट चाहेगी कि इनको ये राइट्स मिले आर्म फोर्सेस को, तो राइट्स मिलेंगे। अगर पार्लियामेंट चाहेगी कि इनको राइट्स ना मिले, तो राइट्स नहीं मिलेंगे। दोस्तों आर्टिकल 33 में शायद इसके बारे में दे रखा है, आप एक बार देख लेना। अब दोस्तों अगला है, अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द पावर टू इशू अ रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस इज वेस्टेड ओनली इन। यानी कि जो रिट होती है दोस्तों, आपको पता है कि जब हमारे फंडामेंटल राइट्स का वायोलेशन होता है, जब उल्लंघन होता है, तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जाते हैं, एंड फिर वो लोग रिट्स को इशू करते हैं एंड गवर्नमेंट को फटकार लगाते हैं। अब दोस्तों जो हेबियस कॉर्पस है, ये भी एक तरह से रिट है। ठीक है, इसमें इलीगल डिटेंशन जब किया जाता है तो इसका इस्तेमाल किया जाता है। मैंने डिटेल में दोस्तों पढ़ा रखा है फंडामेंटल राइट्स की क्लासेस में, आप वहां पे जाके देख लेना, वहां पे मैंने रिट्स के बारे में अच्छे से पढ़ा रखा है। अब दोस्तों इसमें पूछा गया है कि जो रिट है, मतलब जो पावर है रिट को इशू करने की, वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास है, या सिर्फ हाई कोर्ट के पास है, या सिर्फ सबऑर्डिनेट कोर्ट के पास है, या सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट दोनों के पास है। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन डी। आर्टिकल 32 के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट इशू कर सकता है रिट्स को, एंड आर्टिकल 226 के हिसाब से हाई कोर्ट इशू कर सकता है रिट्स को। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। अब दोस्तों अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स इज नॉट एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड इन द फंडामेंटल राइट्स बट हैज बीन अपहेल्ड टू बी सो बाय सेवरल प्रोनाउंसमेंट्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। यानी कि दोस्तों इसमें बोला गया है
कि इन चारों में से जो ऑप्शन दे रखा है ना, इन चारों में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कि एक तरह से डायरेक्टली नहीं दे रखा, कहीं पे लिखा नहीं है, बट सुप्रीम कोर्ट ने उसको एक तरह से अपनी जजमेंट में मान रखा है कि ये हमारा फंडामेंटल राइट है। तो दोस्तों देखिए, इक्विटी बिफोर लॉ नहीं है दोस्तों, इक्वालिटी बिफोर लॉ है, ये स्पेलिंग मिस्टेक हो गई। तो इक्वालिटी बिफोर लॉ दोस्तों आपको पता है आर्टिकल 14 में दे रखा है, यानी कि डायरेक्टली इसके बारे में लिखा गया है। क्वेश्चन में पूछा है कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसके बारे में डायरेक्टली नहीं लिखा हुआ, बट सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के थ्रू वो हमारा फंडामेंटल राइट है। तो दोस्तों दूसरा ऑप्शन है राइट टू नॉन डिस्क्रिमिनेशन इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, ये भी दोस्तों डायरेक्ट लिख रखा है आर्टिकल 16 के अंदर। अगला है दोस्तों एसोसिएशन फॉर्म करने का, ये आर्टिकल 19 में डायरेक्ट लिख रखा है। अब दोस्तों फ्रीडम ऑफ प्रेस ना हमारे मौलिक अधिकार में कहीं भी डायरेक्टली नहीं लिखा, बट सुप्रीम कोर्ट ने बोल रखा है कि फ्रीडम ऑफ प्रेस हमारा आर्टिकल 19 का ही पार्ट है, दैट इज फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। यानी एक्सप्रेशन का मतलब क्या हुआ, हम अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं, वो हमारा मौलिक अधिकार है, चाहे हम लिख कर करें, प्रिंट करके करें। यानी कि दोस्तों जो न्यूज़पेपर वगैरह होते हैं, फ्रीडम ऑफ प्रेस हो गया या न्यूज़ चैनल्स होते हैं, वो सब इसी कैटेगरी में आते हैं। एंड सुप्रीम कोर्ट ने बोल रखा है कि वो हमारा मौलिक अधिकार है, सबको बोलने की आज़ादी दे रखी है संविधान ने। अगला क्वेश्चन है अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्पेसिफिक ग्राउंड ऑन विच द स्टेट कैन प्लेस रिस्ट्रिक्शन ऑन फ्रीडम ऑफ रिलीजन। अब दोस्तों हमारे जितने भी मौलिक अधिकार है ना, वो आपको एब्सोल्युटली, मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब एब्सोल्यूट राइट्स नहीं है वो सारे, कि ऐसा नहीं है कि आपको राइट्स मिलेंगे आपके ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई जा सकती। हर एक फंडामेंटल राइट में कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाने की पावर हमारी गवर्नमेंट को दे रखी है। ऐसे ही दोस्तों आर्टिकल जो हमारे 25 है ना, आर्टिकल 25 से लेकर 28 हमारे रिलीजन के राइट्स हैं। तो रिलीजन की जो आपकी फ्रीडम है उसमें भी हमारी गवर्नमेंट क्या लगा सकती है दोस्तों, रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है। आर्टिकल 25 की दोस्तों यहाँ पे बात हो रही है फ्रीडम ऑफ रिलीजन, एंड आर्टिकल 25 में टोटल 3 ऐसे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं जो कि हमारी स्टेट लगा सकती है। पहला है पब्लिक ऑर्डर, दूसरा मोरालिटी एंड हेल्थ। तो दोस्तों जो ये सोशल वाला है ये उस कैटेगरी में नहीं है, इसका मतलब इसका आंसर है सोशल जस्टिस। बाकी 3 दोस्तों ऐसे पॉइंट हैं जिसमें रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है हमारी स्टेट। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पर्टेनिंग टू राइट टू फ्रीडम। देखिए दोस्तों राइट टू मतलब आर्टिकल 19 में दोस्तों 6 राइट्स दे रखे हैं हमें, ठीक है। राइट टू रिजाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया, ये दोस्तों आर्टिकल 19 का पार्ट है, यस करेक्ट। राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, ये भी दोस्तों पार्ट है। राइट टू असेंबल पीसफुली, ये भी पार्ट है। जो ऑप्शन बी है दोस्तों ये आर्टिकल 19 में नहीं दे रखा, तो इस क्वेश्चन का आंसर यही है, क्योंकि इसमें पूछा गया है नॉट इंक्लूडेड, तो आपको इस चीज का ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आर्टिकल 12 में आपको पता है स्टेट की डेफिनेशन दे रखी है, तो इस क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि जो 3 पॉइंट्स दे रखे हैं ना, इसमें से कौन सा स्टेट में आता है, कौन सा स्टेट में नहीं आता, मतलब कौन सा स्टेट की डेफिनेशन में आता है, काउंट किया जाता है, कौन सा काउंट नहीं किया जाता। तो दोस्तों आर्टिकल 12 के हिसाब से गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया भी क्या है, स्टेट है। गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट्स, ये भी स्टेट की कैटेगरी में आता है। एंड दोस्तों लोकल अथॉरिटीज और अदर अथॉरिटीज विद इन द टेरिटरीज ऑफ इंडिया और अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि कोई भी ऐसी अथॉरिटी चाहे वो भारत में रह रहे हैं चाहे वो भारत में नहीं रह रहे, अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी भारत सरकार का उस पर कंट्रोल है तो उसको हम स्टेट की डेफिनेशन में इंक्लूड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों जो कि यहाँ पर लोकल अथॉरिटीज हैं, जैसे कि आप किसी भी पब्लिक सेक्टर बैंक को मान लीजिए, या दोस्तों एक IAS ऑफिसर को मान लीजिए, वो भी एक लोकल अथॉरिटी मानी जाती है, ठीक है। तो IAS ऑफिसर वो क्या है, स्टेट की डेफिनेशन में आ जाता है। ये सब दोस्तों विद इन द टेरिटरी है। IAS क्या है, भारत के अंदर रह के काम करता है। अब दोस्तों कुछ ऐसे लोग होते हैं जो भारत के बाहर रह के काम करते हैं, बट कंट्रोल भारत सरकार का ही रहता है। फॉर एग्जाम्पल IFS ऑफिसर्स, इंडियन फॉरेन सर्विस के जो ऑफिसर्स होते हैं वो रहते तो बाहर हैं, भारत में थोड़ी रहते हैं, लेकिन कंट्रोल किसका रहता है, भारत सरकार का। तो IFS भी किस में आता है, स्टेट की कैटेगरी में आता है अंडर आर्टिकल 12, मींस अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 12। तो दोस्तों पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है। अब इसका मतलब इसका आंसर क्या है, 1, 2 एंड 3, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग राइट्स वॉज डिस्क्राइब्ड बाय डॉक्टर अंबेडकर एज द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये तो दोस्तों बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, मेरे को लगता है कम से कम 20 बार ये एग्जाम में पूछा गया है। जो छोटे छोटे लेवल के एग्जाम्स होते हैं ना दोस्तों, SSC के ग्रुप C, ग्रुप D, सभी में ये कहानी पूछी जाती है।
कि हार्ट एंड सोल किसको कहा जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। आर्टिकल 32 को अंबेडकर साहब ने हार्ट एंड सोल डिस्क्राइब कर रखा है। आर्टिकल 32 क्या है? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीडम इज नॉट गारंटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? दोस्तों ये नॉट, देखिए यहां पर भी आपको ये देखना है कि ऐसा कौन सा प्रोविजन ऐसा है, मतलब ऐसा कौन सा प्रोविजन है जिसको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के मतलब जो कि एक तरह से हमें नहीं प्रोवाइड कर रखा, नॉट गारंटेड। ठीक है, तो पहला है फ्रीडम टू ओन, एक्वायर एंड डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी। ओके, दूसरा है फ्रीडम टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द कंट्री, ये दोस्तों आर्टिकल 19 में। ठीक है, देन फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली, आर्टिकल 19। ठीक है, फ्रीडम टू प्रैक्टिस और ट्रेड एनी प्रोफेशन, ये भी दोस्तों आर्टिकल 19, ये भी 19, ये भी 19, ये भी 19। दोस्तों ये वाला ऑप्शन ए है ना, ये पहले हुआ करता था फंडामेंटल राइट, बट 44th अमेंडमेंट के बाद 1978 में इसको हटा दिया गया फंडामेंटल राइट की कैटेगरी से, यानी हमारा आंसर ऑप्शन ए है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे नॉट पूछा गया है। अगला है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स कैन नॉट बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग इमरजेंसी? ये तो दोस्तों कम से कम 10 बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, आर्टिकल 20 एंड आर्टिकल 21। दोस्तों ये इनएलिएनेबल राइट्स हैं। इनएलिएनेबल का मतलब क्या हुआ कि अब ड्यूरिंग इमरजेंसी ऑल्सो हमारी गवर्नमेंट इसको सस्पेंड नहीं कर सकती। आर्टिकल 20 एंड आर्टिकल 21 को कोई हमसे छीन नहीं सकता। आर्टिकल 21 आपको पता है राइट टू लाइफ है ना, आर्टिकल 20 क्या है? एक तरह से जो लोग अपराध करते हैं उसको ये मतलब उनको ये आर्टिकल कुछ प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जांपल कि किसी को भी एक ही अपराध के लिए 2 बार सजा नहीं देनी चाहिए। ऐसे दोस्तों 2-3 प्रोविजन इस आर्टिकल में दे रखे हैं। तो एक तरह से आप देख रहे हैं हमारे जीने का अधिकार है। आर्टिकल 21 क्या है? राइट टू लाइफ। तो हमारे जीने का अधिकार हमसे कोई छीन नहीं सकता, चाहे हमारे देश में इमरजेंसी क्यों ना चल रही हो। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। देन दोस्तों जो आर्टिकल 20 एंड 21 है ना, ये 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जब एक्ट बनाया गया था हमारे इसमें 1978 में, तब इसको इस कैटेगरी में डाला गया था। इससे पहले दोस्तों इसको सस्पेंड किया जा सकता था, बट 1978 के बाद जब 44वां संशोधन किया गया हमारे संविधान में, तब इसको इस कैटेगरी में डाल दिया गया कि अब इसको कोई सस्पेंड नहीं कर सकता। देन दोस्तों अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स इज अवेलेबल टू बोथ सिटीजन्स एंड एलियंस? अब दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि कुछ ऐसे राइट्स हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ भारत के नागरिकों को दिए जाते हैं, किसी फॉरेनर को नहीं दिए जाते। वो कौन कौन से राइट्स हैं दोस्तों? आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, आर्टिकल 29 एंड आर्टिकल 30, यानी 15, 16, 19, 29, 30। ये 5 ऐसे फंडामेंटल राइट्स हैं दोस्तों जो कि सिर्फ और सिर्फ भारत के नागरिकों को दिए जाते हैं। इसके अलावा जो भी मौलिक अधिकार हैं वो सबको दिए जाते हैं, चाहे कोई फॉरेनर हो चाहे कोई इंडियन सिटीजन हो। तो चलिए चेक करते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है राइट टू इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, ये है आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 देखिए दोस्तों किसमें है? सिर्फ सिटीजन्स को। एंड इसमें पूछा गया है कि ऐसा कौन सा राइट है जो दोनों को दिया जाता है। तो दोस्तों पहला तो गलत हो गया क्योंकि ये सिर्फ भारत के नागरिक को दिया जाता है। दूसरा राइट टू फ्रीडम अंडर आर्टिकल 19, अंडर 19 में दोस्तों सिर्फ सिटीजन को दिया जाता है, इसका मतलब ये ऑप्शन भी हट गया। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, ये दोस्तों वही 29 एंड 30 की बात हो गई, यानी कि ये भी हट गया। अब राइट टू इक्वालिटी बिफोर लॉ, आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 दोस्तों ऐसा राइट है जो कि भारत के नागरिकों को भी दिया जाता है, फॉरेनर्स को भी दिया जाता है, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ? ऑप्शन डी। ये देखिए दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने एक स्लाइड में ये भी लगा दिया था जिससे आपको पता चल जाए। आर्टिकल 15 हेडिंग क्या है? फंडामेंटल राइट अवेलेबल ओनली टू सिटीजन्स एंड नॉट टू फॉरेनर्स। तो आर्टिकल 15 है इसमें, आर्टिकल 16 है, आर्टिकल 19 है, आर्टिकल 29 है एंड देन आर्टिकल 30 है। तो आपको अगर पढ़ना हो तो आप यहाँ से इस आर्टिकल को पढ़ सकते हैं। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट डील्स विद विच ऑफ द फॉलोइंग? आपको पता है कि हमारे देश में 2002 में 86th अमेंडमेंट किया गया था संविधान के अंदर, ठीक है। तो उस टाइम कौन सा प्रोविजन ऐड किया गया था इस अमेंडमेंट के तहत? आपको इसका आंसर देना है। तो आप सारे ऑप्शंस पढ़ लीजिए। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, राइट टू एजुकेशन जो है ना दोस्तों आर्टिकल 21, वो इसी अमेंडमेंट के थ्रू हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डाला गया था। उसमें क्या था कि फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करना है 6 से 14 साल तक के बच्चों को। नेक्स्ट क्वेश्चन,
द आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच ऑटोमेटिकली बिकम्स सस्पेंडेड ऑन द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी। अब दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल, इमरजेंसी से रिलेटेड दोस्तों आपको पता है क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में, एंड ये फंडामेंटल राइट की बात चल रही है, क्योंकि कौन सा फंडामेंटल राइट सस्पेंड किया जाता है कौन सा नहीं किया जाता उस टॉपिक पे ये क्वेश्चन है। तो इसमें पूछा गया है ऑटोमेटिकली सस्पेंशन, यानी कौन सा ऐसा आर्टिकल है इन चारों में से जो कि ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाता है जैसे ही इमरजेंसी हमारे देश में लागू की जाती है। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन बी, आर्टिकल 19 दोस्तों एक ऐसा आर्टिकल है जो कि ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाता है जैसे ही हमारे देश में इमरजेंसी लगाई जाती है, एंड जैसे ही इमरजेंसी हटाई जाती है फिर से ये आर्टिकल जीवित हो जाता है ऑटोमेटिकली। मतलब इसमें किसी को साइन करके कोई ऑर्डर पास नहीं करना कि राष्ट्रपति साहब बोलेंगे कि आर्टिकल 19 सस्पेंड किया जाता है फिर कि अब सस्पेंशन हटाया जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं। इमरजेंसी लग गई इसका मतलब आर्टिकल 19 सस्पेंड हो गया ऑटोमेटिकली। यही जो दोस्तों मैंने बात बोली वो मैंने यहाँ पे लिख रखी है। आर्टिकल 358 है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जिसमें ये कहानी दे रखी है। आर्टिकल 358 में बता रखा है कि आर्टिकल 19 ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाता है एंड ऑटोमेटिकली जीवित हो जाता है, दोबारा से एक तरह से वापस आ जाता है जैसी इमरजेंसी खत्म होती है। बट दोस्तों क्या हुआ कि एक दोबारा से इसमें अमेंडमेंट किया गया था 1978 में। क्या अमेंडमेंट था? 44th अमेंडमेंट था। बट दोस्तों इसमें कहा गया कि आर्टिकल 19 ऑटोमेटिकली सस्पेंड होता है वो तो ठीक है, बट सिर्फ और सिर्फ वॉर एंड एक्सटर्नल एग्रेशन के बेसिस पे जब इमरजेंसी लगाई जाएगी तभी इसको आप सस्पेंड कर सकते हैं। अगर इमरजेंसी आर्म्ड रिबेलियन के बेसिस पे लगी हुई है तो आप आर्टिकल 19 को सस्पेंड नहीं कर सकते। आपको पता है दोस्तों हमारे देश में इमरजेंसी 3 ग्राउंड्स पे लगाई जाती है। नेशनल इमरजेंसी, पहला है वॉर, दूसरा है एक्सटर्नल एग्रेशन, तीसरा है आर्म्ड रिबेलियन। तो दोस्तों इसमें यही है कि अगर वॉर एंड एक्सटर्नल एग्रेशन के बेसिस पे इमरजेंसी लगी है तो आप आर्टिकल 19 को सस्पेंड कर सकते हैं। अगर इसके बेसिस पे नहीं लगी तो फिर आर्टिकल 19 को सस्पेंड नहीं किया जा सकता। देन दोस्तों अब इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए। हमने सारी कहानी पढ़ ली दोस्तों फंडामेंटल राइट की। अब आपको मेरे को एक बात बतानी है कि फंडामेंटल राइट कौन से पार्ट में दे रखा है, हमारे संविधान के कौन से पार्ट में फंडामेंटल राइट की बात कर रखी है। दोस्तों आप कमेंट सेक्शन में या तो ऑप्शन लिख देना कि ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, या फिर आप लिख देना दोस्तों पार्ट 2, 3, 4 जैसे आपको सही लगे, ठीक है। एंड वीडियो देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।